नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का मुद्दा मुस्लिमों को कौन डरा रहा है। सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर कौन मुस्लिमों को जोड़ने में लगा है और कौन तोड़ने में लगा है, कौन उन्हें अपना बनाना चाह रहा है और कौन दूर भगाना चाह रहा है। हालांकि सियासत में कोई दूर भगाना चाहता नहीं है, सब समेट लेना चाहते हैं, लेकिन समेटना भी कैसे, किस रास्ते, किस मंशा के साथ, वो भी, उस पर भी बात होनी चाहिए। वो कितना सकारात्मक है आपका प्रयास। सवाल शुरू होता है अमित शाह के उस उल्टा और सीधा वाले बयान से, जिसकी परिभाषा को समझाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की। 85 और 15 का इक्वेशन उन्होंने समझाने की कोशिश की। हमें जरा यह समझ में तब तक नहीं आया कि आखिर ये कौन किसको डरा रहा है, या फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोग खुद डरे हुए हैं कि कहीं यहां गेम बदल न जाए। ऐसे में, ऐसे हालात में जब आग लगी हो, उस वक्त ये इस वक्त सोचा जा रहा है कि कौन सी क्रीम लगाई जाए, बजाय इसके कि बाल्टा और पानी कहां से उठाया जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर मुस्लिमों को कौन डरा रहा है। इस पे कितनी सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, पॉलिटिकल गलियारे से कैसी आवाज आ रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट। दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की सियासत डराने धमकाने तक आई। पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर दिया गया बयान सुनिए। बिहार हम तो कहना चाहते हैं कि ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। सुना आपने, तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी आरएसएस के लोग 85% हिंदुओं को 15% का भय दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने तेजस्वी यादव को जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठने की नसीहत दी है। धर्म और जात से ऊपर उठिए उप मुख्यमंत्री जी, बिहार जल रहा है और आप अपराधी पर और अपराध पर और उसके प्रतिशत बता रहे हैं कि 15% लोग 85% को नहीं डरा रहे। हर चीज को आप राजनीतिक चश्मे से। जबकि महागठबंधन के नेता तेजस्वी के सुर में सुर मिला रहे हैं। 85% पर कैसे भारी होगा। तो ये सब बकवास की बातें जो लोग करते हैं, आपसी भाईचारा खत्म करते हैं, इसी पर उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो भाजपा का मूल चरित्र है समाज में आग लगाना, दंगे फसाद कराना। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरह ही महागठबंधन के तमाम नेता बीजेपी पर 85% हिंदुओं को 15% का भय दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2 अप्रैल को नवादा की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो दंगाइयों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। मैं आपको कहता हूँ 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारत। केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान पर महागठबंधन ने जमकर निशाना साधा था और इससे मुसलमानों को डराने की कोशिश बता दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 85% हिंदुओं को 15% मुसलमानों का भय बीजेपी दिखा रही है, तो 15% मुसलमानों को कौन डरा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज की डिबेट में हमारे साथ संतोष पाठक के, प्रवक्ता बीजेपी से, अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, देवजानी मित्रा प्रवक्ता आरजेपी से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और अमूमन हम लोग देखते हैं कि कभी कोई मोहल्ले में या फिर गांव में, देहात में कहीं भी चोर पकड़ाता है तो कहते हैं इसको उल्टा लटकाइए और इतना पीटिए कि ये सीधा हो जाए, अगली बार से ऐसी घटना को अंजाम न दे। अमित शाह ने जो कहा उसका मतलब यही था कि जो दंगाई हैं उन्हें हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर इन्हें उल्टा लटकाएंगे, जो पकड़े जाएंगे, जिनकी प्रवृत्ति हो चुकी है बार बार दंगा आग लगाने की, हिंदू मुसलमान करने की, उन्हें उल्टा लटकाएंगे और फिर सीधा कर देंगे। सीधा करने का मतलब कि सुधर जाएंगे, सुधार देंगे उन्हें। जो सुधरेंगे वो सुधरेंगे, जो सुधरेंगे नहीं उन्हें सुधार दिया जाएगा, यानी कि
उनको कहीं और पहुंचाया जाएगा। सवाल इस बात को लेकर है कि इसमें गलत क्या था। इसका मतलब 85 और 15 पर कहां आता है? कौन किसे डरा रहा है? भारत सबका है, बिहार सबका है, सभी अमन चैन से रह रहे हैं। यह जो घटना घटी उसके मूल तत्वों को सामने खोज कर निकालना और उसका जो प्रयास करना, और जिसके हाथ में रिमोट था उसके हाथ को पकड़कर ऐंठ कर उल्टा लटकाकर उसे सीधा करने के बजाय यह बताया जा रहा है कि ये 15 वाले से 85 को डराया जा रहा है। तो ये इक्वेशन को जरा हम, ठीक है, तेजस्वी ने जो कहा वो फ्लो में कहा, जो बातें उन्होंने कही, लेकिन इसके पीछे क्या मंशा है, इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। एजाज अहमद जी, अमित शाह ने जो कहा, और कहां पर आपको लगा कि यहां पर संतोषजनक बात उन्होंने नहीं कही और यहां पर ऐसा लगता है कि वो डरा रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल किए, ये भारत के इतिहास में पहले गृह मंत्री हैं जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल किए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जब गुजरात में दंगा हुआ था, इनकी ही सरकार थी, ये गुजरात में भी गृह मंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी दंगाई को उल्टा लटका करके सीधा करने का काम नहीं किए। और इनके जो शासित राज्य हैं वहाँ हर जगह दंगे हुए। इस बार भी गुजरात के बड़ोदरा में दंगा हुए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दंगे हुए, आपको अन्य राज्यों में भी दंगे हुए, लेकिन कहीं भी इन्होंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की। ये पब्लिक डोमेन में आकर के जिस भाषा का इस्तेमाल किए, एक गृह मंत्री का ये भाषा नहीं हो सकता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषा हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा कहते रहे हैं कि हम जो बोलते हैं वो जुमलाबाजी होता है। तो इनका जुमलाबाजी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इन्होंने गुजरात के मामले में क्या किया सब लोगों को पता है। सारे दंगाई छूट गए, जिनको सजा भी मुकर्रर हुई, बाद में इन्होंने उसको रिमिजन पॉलिसी के तहत छोड़ने का काम किया। और आपने देखा होगा बिल्किस बानो के मामले में 11 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। बरी ही नहीं किया गया, बल्कि उनको बाहर निकलने पर माला पहनाए गए, मिठाइयाँ खिलाई गई, ऐसा लगा कि वो एक बड़े युद्ध को जीत करके आए हैं। और इस तरह से इन्होंने कहीं ना कहीं उन तत्वों को बढ़ावा दिया है जो तत्व पूरे देश में इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। और अगर इनको उल्टा लटका करके सीधा करने का इतना ही शौक है तो इनके साथ जो मंत्रिमंडल में और खास तौर से बिहार में एक मंत्री जो केंद्र सरकार में है, बड़े बयानवीर बने हुए हैं और आजकल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे माहौल खराब हो रहा है। और माहौल खराब करने वाले इनके साथ मंत्रिमंडल में बैठते हैं तो उनको उल्टा लटका करके सीधा करने का काम क्यों नहीं करते हैं? उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दे, बेहतर माहौल हो जाएगा देश में, एक संदेश चला जाएगा। नेता भी हैं और मुस्लिम भी हैं, आप डरे हुए हैं क्या? नहीं, मैं मुसलमान की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी की हैसियत से बोल रहा हूँ। और हिंदुस्तानी भी है, बिहारी भी है, राजनेता भी हैं। विवेक जी, जरा ये बताइए, डर लगता है क्या बिहार में आपको? विवेक जी, हिंदुस्तान की संस्कृति है गंगा जमुनी। हिंदुस्तान की संस्कृति अनेकता में एकता की पूरे दुनिया में मिसाल है। पूरे दुनिया के लोग आकर के सीख लेते हैं कि हिंदुस्तान में हर तरह की जातियां, हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो मोहब्बत का गहवारा है, ये कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा, नहीं, अमित शाह ने जो कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए, उनके भाषा पर आपत्ति है ना आपको? जाहिर सी बात है, एक गृह मंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कहां से? संतोष पाठक, अब देखिए, समझाने के लिए हम लोग भी कई बार देहात चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं, और गांव से, दलान से जो कुछ उठकर वहां के जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो हमारी जुबान पर भी कभी कभी चला आता है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में समझाने के कई तरीके होते हैं। अगर आपको आपत्ति है तो संतोष पाठक इसका जवाब देंगे। संतोष पाठक जी, ये डराने वाली बात तो बाद में करेंगे, पहले बताइए, इन्हें आपत्ति है जो अमित शाह ने कहा? आपत्ति जो है विवेक जी, एक ऐसे पार्ट टाइम नेता ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई है जिनका हर बयान ही एयरपोर्ट का चलता है, जिनको बिहार से कोई लेना देना नहीं, इससे बिहार के अच्छे या बुरे में उनको कहीं भी शामिल नहीं होना है। वो अचानक कहीं से एयरपोर्ट पर प्रकट होते हैं, मीडिया को वहां पर बुलाया जाता है, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो जो है वो पूरे देश, बिहार भर में वायरल किए जाते हैं।
वो यहाँ पर बैठ के पहले बिहार के विषयों को ठीक से समझना सीखें तेजस्वी यादव, नहीं तो बिहार की जनता उनको एक पार्ट टाइम नेता से ज्यादा आज के समय में नहीं मानती। उनको अपना मटेरियल और मैटर भी बिहार में प्रूव करना बाकी है। 10 लाख रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर उनको 80 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। आज के समय में जनता का वो भी समर्थन उनके पास नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि आज जो सबसे महत्वपूर्ण, नहीं मैं बता रहा हूं, आगे आ रहा हूं विवेक जी। देखिए, अटल जी ने बहुत पहले कहा था एक बात, और जो भय ये भारतीय जनता पार्टी का दिखाकर मुस्लिमों का एकत्रीकरण करना चाहते हैं, उसके 2 काउंटर प्रोडक्ट हैं। पहला कि तेजस्वी यादव जैसा परिवारवादी वंशवादी जो दल है वो विकसित होता रहता है, और उसके आड़ में जो सेकुलर वोट है उसके आड़ में भयंकर भ्रष्टाचार कोई ऐसी पार्टियां देश भर में जन्म देती हैं। देश भर में इस प्रकार की मुस्लिम समाज पर डिपेंडेंट जितनी पार्टियां हैं उनका ठीक से आप आकलन कर लेंगे तो उनके हर नेता पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केस हैं, और सभी की सभी पार्टियां वंशवाद पर टिकी हुई हैं। आज जब प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही अपने संबोधन में, भारतीय जनता पार्टी के सभी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधन में उन्होंने जो बात कही, नहीं हमको क्या दिक्कत है, हम तो सबका साथ सबका विकास। आज से नहीं, अटल जी ने बहुत पहले कहा। भैया देखिए, बीच में हमने बोले थे गोपाल राम के नाम ऊपर कब हमने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कहीं हुआ है क्या? सासाराम में और बिहार शरीफ में जो घटना हुई है, सभी पत्थर घरों के ऊपर से फेंके गए हैं, कोई भी पत्थर आमने सामने नहीं चला है। विवेक जी, ये घटना ठीक है, सरकार इनकी है, ये लोग जो जांच में सामने ले आए, लेकिन जो कई वीडियो मैं देख रहा हूं आपके मीडिया के लोगों का, उसमें से मैं आज तक का भी एक वीडियो देख रहा था, न्यूज 18 का भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें महिलाएं जो घर के बाहर बैठी हुई वो कह रही हैं कि हमारे परिवार के लोगों को इन लोगों ने जबरदस्ती उठाया है। और नीतीश कुमार जी ने अनुसंधान के पहले ही ये कह दिया कि इसमें कोई साजिश है। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे इस बात को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये बिहार शरीफ में और नालंदा सासाराम में जो घटना हुई उसमें कोई साजिश है? आपने कोई जांच होने दी? कोई जांच की बात सामने आई? और सरकार, ऐसी सरकार जो पूर्णतः मुसलमान वोट पर ही डिपेंडेंट है, और जिस प्रकार से ओवैसी का परचम पूरे देश भर में और खास करके बिहार में लहराना शुरू हुआ 2020 के बाद, और पिछले 3 मुस्लिम वोट, मैं अंतिम बात कर रहा हूं विवेक, अंतिम बात, पिछले 3 उपचुनावों में जिस प्रकार से अकलियत की समाज ने महागठबंधन के दलों को अपना वोट नहीं दिया, उसके काउंटर प्रोडक्शन में ये दोनों जगह अमित शाह जी के कार्यक्रम के ठीक अगल बगल के इलाकों में दंगे कराए गए और मुसलमान समाज के एकत्रीकरण के लिए प्रयास किया गया। मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं चाहिए? हम तो कहते ही हैं सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी के नेतृत्व में 42 करोड़ देश के परिवारों को लाभ मिला है। एक भी परिवार ऐसा नहीं है देश भर में जिसको लाभ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। फिर गिरिराज सिंह ऐसा क्यों कहते हैं कि जाकर दफ्तर खोल लें मस्जिद में? तो कहीं खोल ले, उससे क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो मैं तो कह रहा हूं ना, उसी के आधार पर परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद को कैसे बढ़ावा मिलता है? नहीं, ये परिवारवाद की बात नहीं है समाज के जिसके यहाँ तो वोट बैंक, आपने कहा ना कि तुष्टीकरण और वोट बैंक को केंद्रित करने की, तो गिरिराज सिंह का ये बयान जो है नीतीश कुमार को लेकर कि वो चाहे तो मस्जिद में जाकर दफ्तर खोल ले, आखिर क्यों इस तरह का, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? आप लोग समेट नहीं पा रहे हैं इसलिए ईर्ष्या हो रही है? हमें ऐसा नहीं लगता है। जो लोग वैसी बातें ये लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से समाज में एक पक्ष के इनका जो झुकाव जो दिखाई देता है, जिसके वोट पर ये राजद पिछले 30 वर्षों से और नीतीश कुमार जी, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि आरजेडी को सिर्फ मुस्लिमों का ही वोट मिला है? स्वाभाविक उसका पक्ष लोग ले रहे हैं। नंबर 1 पार्टी है बिहार की, क्या सिर्फ जब सबका साथ और सबका विकास की बात आएगी तो नीतीश कुमार चुप हो जाएंगे, लालू यादव चुप हो जाएंगे। 16 से 17% वोटर है, अगर आपको नीति 16 से 17% वोटर क्या तय कर देंगे कि सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी? आवाज आपकी नहीं आ रही है विवेक जी। हमारे ठीक है, हम आते हैं अंजू महाराज जी के पास, जरा चलते हैं। अंजू महाराज जी, डिबेट चल रही है, डरा कौन रहा है इसकी खोज में हम निकले हैं। 8 बजे से बैठे हैं और तकरीबन 11 मिनट हो चुके हैं। डरा कौन रहा है इसका पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इतना जरूर है कि कौन किसके साथ है, और ये बिल्कुल अब क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं, आप किसकी राजनीति कर रहे हैं, हम किसकी राजनीति कर रहे हैं। फिर बीजेपी पासमानदा की बात करती है, सीमांचल जाती है, वहां भी देखने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे में वोट तो चाहिए, लेकिन उसका जो तरीका है वो कुछ अलग सा यहां दिखता है। जरा बताइएगा कौन डरा रहा है? सरकार आपकी है, रिमोट आपके हाथ में, आप लोग चला रहे हैं, बताइए कौन डरा रहा है? विवेक जी, आपका चैनल बहुत बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोग देखते हैं आपके चैनल को, और आपके चैनल से मैं ये अपने बिहार के तमाम लोगों को अपनी पार्टी की तरफ से ये विश्वास में दिलाती हूँ कि जब तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार में है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है।
चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म का वो मानने वाला, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी मैं सुन रही थी, डिबेट सुन रही थी, और आप वो कह रहे थे कि हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी के शब्दों पे या उनके वक्तव्य पे क्यों आपत्ति है। आपत्ति तो होगी विवेक जी, वो इसलिए होगी, बहुत ही अगर हम ईमानदारी से अगर विश्लेषण करें तो आपत्ति होगी। क्या कहा था आदरणीय गृह मंत्री जी ने? उल्टा लटका दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि उपद्रवियों को उल्टा लटकाया जाएगा तो क्या गलत किया जाएगा, लेकिन हमारा ये कहना है ये उसका सम्मान करेंगे आपके पार्टी की तरफ। लटकाना पड़ेगा ना, आप लोगों से लटकाया नहीं गया तो किसी को तो लटकाना होगा ना। दंगा कौन करवा रहा है ये तो जवाब आपको देना है। देवजानी मित्रा आ रहे हैं, जवाब तो आप देंगे, देवजानी मित्रा आ रहे हैं, आपकी है, इसके बाद आप ही की बारी है। आपकी है ना अंजुम जी, धैर्य रखें, ऐसे डिबेट नहीं होता है। ठीक है अंजुम महाराज जी, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ कंप्लीट कैसे होता है वो आप ठीक है अंजुम महाराज जी, आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है देवजानी जी, तुरंत आ रहे हैं। हाँ ठीक है अंजुम महाराज, हमारा कहना ये तो हमारा कहना है कि दोहरा चरित्र है। आदरणीय गृह मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया और 14 अप्रैल का तारीख दिया है। बिल्किस बानो के जो दुष्कर्मी लोग थे, गृह मंत्रालय ने पत्र लिख करके सजा में छूट देकर के रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि तमाम फाइल के साथ 14 अप्रैल को उपस्थित होइए। ये कौन सा चरित्र है हमारे देश के माननीय गृह मंत्री का कि दुष्कर्मियों को सजा में छूट देकर के फूल माला से स्वागत किया जाता है, और बिहार की धरती पे जब वो आते हैं, और पता है कि बिहार में उस दिन जिस दिन उनकी सभा थी, बिहार में स्थिति 2 जिलों में, हालांकि लेकिन प्रशासन तो आपका था ना, कंफ्यूजन तो वहीं सामने आई, लगता है हैंग हो गया ये। देवजानी जी अपनी बात रखिए। जी बहुत अच्छा हुआ कि उनका हैंग हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, जो हमारे ऑनरेबल सीएम हैं, उनके ही छत्र छाया में सारी चीजें हो रही है। तो सबसे पहले तो भाई सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर पर। दूसरी बात, अगर कोई पार्टी वोकल है अपने रिलीजियस को लेके, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बाकी धर्मों का असम्मान का करते हैं। अगर मैं हिंदू हूं तो मैं पूजा करूंगी, अगर ये मुस्लिम है तो ये नमाज पढ़ेंगे, लेकिन इसको लेके दंगा करवाने वाले लोग जो हैं वही है जो लोग इसको लेके राजनीति कर रहे हैं। और अगर आपको अमित शाह जी के बाद से इतना ही तकलीफ है, ये काम तो हमारे ऑनरेबल सीएम को करना था, आपको खुद को बोलना था कि उल्टा लटका देंगे जो ये दंगे करवा रहे हैं। आपने ये शब्द क्यों नहीं यूज किया? आपको शब्दों से प्रॉब्लम है कि आपको डर लग रहा है कि आपको हिंदू मुस्लिम करने में, मतलब आप लोग कहना क्या चाह रहे? राजनीतिक रूप तो हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। जब वहां पे लोग जल रहे मर रहे हैं, दूसरे दिन उसी दिन जाके आप इफ्तार पार्टी करते और पीछे में आप लाल किला लगाते, तो आपको बिहार से कोई मतलब तो वैसे भी खास है नहीं। तो बिहार जरे, बिहार मरे, बिहारियां कुछ हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। इस पे मैं यही कहना चाहूंगी, भैया उन्होंने सही कहा है, उल्टा लटकाना जरूरी है, और ये वोकल होना अगर गलत है तो हम लोग बहुत ज्यादा वोकल होंगे, और मैं वोकल होंगी क्योंकि अगर मेरे को बचपन में सिखाया गया है रामायण पाठ करना, महाभारत के क्या कहते हैं जानना, तो मैं उसके बारे में मैं बात करूंगी। इसमें कहीं पे कोई गलत नहीं है, लेकिन साथ में कतई ये भी गलत नहीं है कि हम लोग मुस्लिम समुदाय या फिर कोई और समुदाय का हम लोग असम्मान करते, ये कहीं से भी हम लोग नहीं करते। और अगर आपकी जुलूस गई, क्या गई भैया, और जो लोगों को आप लोगों ने पकड़ा सारे बच्चे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे कि छोटे छोटे 14 साल 15 साल के बच्चे जो पत्थर फेंक रहे हैं, उनको सिखा कौन रहा है? देवजानी जी, उनको बता कौन रहा है? ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं बताना चाहिए। देवजानी जी का एक सवाल है, देवजानी का सवाल है कि जो गृह मंत्री ने कहा, ये तो सीएम को कहना चाहिए था कि हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार में तो कहते हैं बुखार छुड़ा देंगे, पकड़े जाएंगे तो बुखार हम नाप देंगे, है ना भाई? ये लोग समझते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ना, सब कुछ तो हो ही रहा है, सब कुछ तो देख ही रहे हैं, इंटरेक्ट करने वाले कर ही रहे हैं भैया, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो रोजाना इसका इस्तेमाल बिहार में करते हैं ना। विवेक जी सवाल मैं सुन नहीं पाई, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सवाल को आप दोहराएंगे? हाँ, सवाल ये है कि जो गृह मंत्री ने कहा, यही बात सीएम की जुबान से निकलती तो और भी अच्छा होता। सीएम कहते कि हम तो देखिए अब तो ठीक कर देंगे आप लोगों को। ठीक कर देंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी ठीक कर दिए हैं। एक चीज जान लीजिए, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। कौन सा कैसे मुख्यमंत्री जी अभी पोस्टर लगाते हैं, सेल्फी लेते हैं। मैडम जी, मुख्यमंत्री जी सेल्फी लेते हैं, उनको पीएम बनना है, उनको हमारे बिहार राज्य से कोई मतलब खास है नहीं। बिहार में ये बदलाव जरूरी है। लेकिन ऐसा मत बोलिए देवजानी जी, ऐसा मत बोलिए कि हर सेल्फी लेने वाला पीएम ही बन जाएगा।
देंगे। ऐसा मत, नहीं ये मत बोलिए। तो आज सुबह ही मैंने भी सेल्फी ली है, ऐसा मत कीजिए, हमें भी प्रधानमंत्री मत बनाइए। देखिए भाई तो आप लाल किला के सामने जाके लीजिए ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है तर्क ये है, नहीं ठीक है, सब लोग सेल्फी लेते हैं। अब देखिए, अगर आप कहेंगे कल से मैं सेल्फी लेना शुरू कर दूंगा सवेरे शाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिबेट में आने के लिए। मुस्लिमों को कौन डरा रहा है, ये पॉलिटिकल अब होता जा रहा है, इसलिए कि मुस्लिमों में कोई डर भय की स्थिति नहीं है। सभी लोग बढ़िया से रह रहे हैं, शांतिपूर्ण माहौल है। कुछ इक्के दुक्के असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन अमित शाह ने बिहार की ही बोली में, बिहार की ही समझ से उन्होंने बात कही, जो दंगाई होंगे उन्हें उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। ये बोलचाल की भाषा है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स है, कब किस पर बुरा कोई मान जाए कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।